तो चलिए जिस तरह हम लोग देख रहे थे बिहार पुलिस का जो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखेंगे और ये 2 प्रैक्टिस सेट जो है आपका हो चुका है। इसमें जो है कुल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपका इसका जो है पीडीएफ हमने टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया है। जो भी बनाए होंगे जिसका भी 60 प्लस इंटू 70 के बीच नंबर आ रहा है उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको पता होगा कि डेली वीडियो नहीं मिल पाता होगा ये फुल प्रैक्टिस सेट का। आपको बता दें कि ये अल्टरनेट चलता है, ठीक है। एक दिन चलता है उसके बाद एक दिन दूसरा दिन चलता है, इसीलिए जो है आपको एक दिन बाद मिलता है। लेकिन इसके बीच जो है हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट किए हैं, तो पूरे ज्योग्राफी को हम लोग जो है 12 दिन में समाप्त कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उस चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाली है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक से जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, वहां पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने बनाया भी होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पर नहीं किया गया था, प्रश्न को एकदम पूरा अंत तक पढ़िएगा। तो यहां पर देखिए, ठगों का दमन तो विलियम बेंटिक ने किया था, सती प्रथा का अंत भी जो है 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था, और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं पर दर करना था, इन्हीं का कार्य था। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विलियम बेंटिक का, विलियम बेंटिक कौन थे तो याद रखनी है। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। क्या हुआ? भारत का बोलेंगे प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक कहलाया। इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है दास्ता का अंत, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दास प्रथा का अंत करेंगे या दास्ता का अंत करेंगे तो यह कब हुआ है? 1843 ईस्वी में हुआ है समाप्त, ठीक है। और इसको कौन किए थे तो याद रखनी है, लॉर्ड एलन बरो किए थे। कौन करेंगे? लॉर्ड एलन बरो करेंगे। तो यहाँ पर से पूछ रहा था कि विलियम बेंटिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दास्ता का अंत, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर से और ध्यान देनी है, ये जो सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने, इसमें कौन सहयोग हुए थे तो याद रखनी है, राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय जो है अगरिया रूप से भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सभी प्रश्न को देखेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के द्वारा प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। देखिए आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 143। क्या पढ़ा होगा? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या है? परामर्श अधिकार है। क्या बोलेंगे? परामर्श अधिकार है। और ये अधिकार किसको है? याद रखनी है, राष्ट्रपति जी को है। किसको है? भारत के राष्ट्रपति जो रहेंगे उन्हीं को अधिकार है। आपको राष्ट्रपति को अधिकार ये क्यों है तो याद रखनी है, अगर मान के चलिए कि राष्ट्रपति को जो है कोई ऐसा संवाद आया, कोई ऐसा कहानी आया, ठीक है, कोई ऐसा कानून आया जिसमें कि राष्ट्रपति को उतना जो है ज्ञान नहीं है, मतलब कि वो नहीं जानते हैं, तो इसके द्वारा जो है ये जो है संसद बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो है ये परामर्श ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो जो बोलेगा, ऐसा बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया वो राष्ट्रपति मान ही लेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 143 में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परामर्श अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा आता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 के द्वारा प्रत्येक राज्य में किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में है। ऐसे अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 75 में जो है वो मंत्री परिषद का मुखिया कौन कहलाएगा? प्रधानमंत्री करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या बात आया है तो थोड़ा सा राष्ट्रपति से जान लीजिए। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में बोला गया। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एकल संकरीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। उसके बाद 57 में क्या है? राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, 59 में सेवा एवं शर्तें, 60 में आपका हो जाएगा शपथ, और 61 में आपका हो जाएगा महाभियोग, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर धन विधेयक, किसकी बात करेंगे? धन विधेयक। धन विधेयक जो आता है वो याद रखनी है, धन विधेयक हमेशा कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। कहाँ पर बोलेंगे? लोकसभा में आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और धन विधेयक जो राज्यसभा को कोई भी, मतलब बोल सकते हैं राज्यसभा को कोई भी अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है 14 दिन इसको रोक कर रख सकता है। अगर 14 दिन के बाद लौटा दिया तब फिर भी ठीक है, अगर नहीं लौटाया तब फिर भी राज्यसभा से द्वारा पारित माना जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर धन विधेयक की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ये चीज पूछा जाएगा, यानी किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक का एक होता है आपका प्रावधान। अगर प्रावधान पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 109 आर्टिकल में, ठीक है। और वहीं अगर धन विधेयक की परिभाषा आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया? परिभाषा, तो परिभाषा आपका हो जाएगा 110 अनुच्छेद में, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान देनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन जो है गलत है, यानी कि कौन सा गलत है ये चीज बताना है। देखिए, अम्ल जो है, रक्त जो है अम्लीय होता है, तो आपको पता होगा रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो आपने पढ़ा होगा पीएच मान जो होता है आपका 0 से लेके 14 तक होता है। तो 7 से उदासीन होता है, 7 से जो प्लस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, और 7 से जो कम होगा उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। तो यही कथन आपका गलत हो गया। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं। और रक्त को हम लोग पढ़े भी हैं कई बार, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। गलत पूछ रहा था तो यही आपका गलत है। पीतरस का स्राव जो है यकृत के द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक है। अमाशय रस में एचसीएल होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पीतरस क्षारीय होता है। पीतरस का पीएच मान की बात करेंगे तो ये जो है 8.3 से लेके 8.5 तक होता है, तो ये भी एक प्रकार का क्षारीय ही हो गया। तो सभी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो याद रखनी है। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका खोज कब हुआ था, 1909 में। और किसके द्वारा किया गया था, व्यक्ति का नाम भी याद रखनी है, सोरेनसन। क्या याद रखेंगे, सोरेनसन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है और आप उसकी ध्वनि को एकदम एग्जैक्ट सुनना चाहते हैं तो आपको 17 मीटर दूरी, या तो बोल सकते हैं 56 फीट, ये दोनों ऑप्शन में रहता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, यहाँ पर 17 मीटर है, 17 मीटर की दूरी पर रहिएगा तो आप किसी भी व्यक्ति का जो है मतलब बोल सकते हैं आवाज जो है सुन सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, नहीं की एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना। क्या बात करेंगे, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है याद रखनी है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और ये कब किया गया था दोस्तों, तो याद रखनी है ये किया गया था 13 अगस्त 1947 को। कब किया गया था, 13 अगस्त 1947 को किया गया था। लेकिन जो है इसको स्वीकार कब किया गया था, तो आपको ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। स्वीकार की बात करेंगे तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 1946 याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो प्रस्तावना में जो है याद रखनी है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया था। किसकी बात किया गया था, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया था। उसके बाद 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया था। उसके बाद 2 प्रकार जो है याद रखनी है, 2 प्रकार की बोल सकते हैं अवसर की बात किया गया था। किसकी, अवसर की बात किया गया था, ठीक है। ये यानी अवसर और प्रतिष्ठा, क्या बोलेंगे, अवसर और प्रतिष्ठा, ये दोनों एक प्रकार का हो जाएगा आपका समानता। 2 प्रकार की समानता की बात किया गया था। वहीं अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विचार हो जाएगा एक। उसके बाद याद रखनी है विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, उपासना। ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया था। और न्याय की बात करेंगे तो एक आपका आर्थिक न्याय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सामाजिक न्याय हो जाएगा। उसके बाद आपका राजनीतिक न्याय होगा। इन सभी बातों को एकदम ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपको, देखिए नहीं पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय तो की गई थी, लेकिन समाजवादी, समाजवादी की बात करेगा तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। उस ट्रिक को याद करने का ट्रिक है एएसपी, यानी अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। तो इसको जो है जोड़ा गया था, ना कि ई शामिल था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। उम्मीद है कि सभी को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से हम बताने की प्रयास कर रहे हैं और आपको सभी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अंतिम तक बने रहिए। देखिए, आप अगर 5 से 7 सेट देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में कितना ज्यादा नंबर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। बात है 1868 में। 1868 में जो है इन्होंने क्या दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्या बोलेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इन्हीं में जो है याद रखनी है प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले बताया था। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और बात है 1901 का, ठीक है। 1901 नहीं, 1904 का, ठीक है। 1901 ही होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, 1901 4 दोनों लिख देते हैं। यहाँ पर एक पुस्तक छपा जिसको हम लोग बोलते हैं द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमने जब भी दादा भाई नौरोजी की बात आया होगा तो वहां पर हमने बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा। अच्छा, बात करेंगे दादा भाई नौरोजी जो है इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार किया। एक बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 ये बोल सकते हैं लाहौर अधिवेशन, और एक आपका फिर से 1906 जो है कलकत्ता अधिवेशन। इन तीनों अधिवेशन को भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल, जलमंडल आपका 71% हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए जो है एक आपका होता है, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है,
क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हिंदी इंग्लिश में करते हैं ट्रेपो, बोल सकते हैं ट्रेपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रेपोस्फियर बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है समताप मंडल, हम हिंदी में ही लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका होता है मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल को बोलते हैं मीजोस्फीयर। उसके बाद आपका होता है आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर आपका होता है बहिर्मंडल। इतना जो है आपका मंडल होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो हवाई जहाज उड़ता है वो जो है याद रखनी है समताप मंडल में उड़ता है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है इसमें जो है मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। क्या होती है? मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे ठंडा कौन होगा? तो याद रखनी है मध्य मंडल। कौन होगा? मध्य मंडल होगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देनी है। चलिए आगे के बारे में बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर अम्ल का नाम दिया गया है और यहाँ पर पदार्थ का नाम। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किसमें पाया जाएगा? चूने के पानी में, तो ये हो जाएगा 2। टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में पाया जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। अब देखिए ये किसमें पाया जाएगा? साबुन में करवा होता है, तो यहीं पर हो जाएगा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए खाने को सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 याद रखनी है, सॉरी Na2 HCO3, NaHCO3 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O ये होता है आपका धोबन सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। देखिए समाजवादी शब्द अभी तुरंत हमने जो बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करेंगे इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। एक आपका हो जाएगा ए से हो जाएगा अखंडता। क्या बोलेंगे? अखंडता हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा समाजवाद। क्या बोलेंगे? समाजवाद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 42वां संविधान संशोधन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखनी है मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा कई सारे परिवर्तन हुआ था, जैसे डीपीएसपी में बोल सकते हैं 3 अनुच्छेद को जोड़ा गया था। एक आपका हो जाएगा 43 का क। ठीक है, उसके बाद 43 का ख हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो 48 का क हो जाएगा। ये सभी चीज को भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्त बिल जो एक पीले हरके रंग का तरल है वो क्या है? तो याद रखनी है क्षारीय होगा। हमने अभी तुरंत आपको बताया कि पित्त रस का जो है पीएच मान कितना होता है? 8.3 से लेके 8.5 तक होता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया। तो क्षारीय राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? अगर बात करेंगे अक्रिय गैस कितने हैं? 6 हैं। एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम के बाद आपका क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा? आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और याद रखनी है एक आपका हो जाएगा जेनॉन। तो यही जो है अक्रिय गैस है। इसमें देख लीजिए कौन आपका नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस अगर बात करेंगे तो 18वां जो है ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत, अभी तुरंत हमने बताया 1868 में दिया था, और वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन किया? देखिए सती प्रथा हमने तुरंत अभी बताया 1829 में जो है किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन में है लॉर्ड हेस्टिंग, यानी वारेन हेस्टिंग ने जो है क्या किया था? तो याद रखनी है द्वैध शासन जो चलाया गया था, द्वैध शासन को क्या किया था? समाप्त किया था। क्या बोलेंगे? द्वैध शासन को समाप्त किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। वेलेजली को क्या बोलते हैं? सहायक संधि का जन्मदाता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सहायक संधि जो है किसने स्टार्ट किया? और बेलेजली को हम लोग बंगाल का शेर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बंगाल का शेर किसको बोला जाता है? बेलेजली को। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ जो है विधि आयोग के अध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे? विधि आयोग का अध्यक्ष था। विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1833 के अधिनियम के द्वारा 1834 में हुआ था। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश किया? त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था से जो है एक कमेटी था बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1958 में दिया। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1959 में जो पहला पंचायती राज बना, और कब बना? 2 अक्टूबर 1959 को। और ये कौन बना? तो याद रखनी है राजस्थान का नागौर बना। क्या बोलेंगे? राजस्थान का नागौर बना। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर 2 स्तरीय की बात करेंगे तो ये कौन दिया था? तो अशोक मेहता समिति। क्या बोलेंगे? अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो ने दिया था, तो याद रखनी है 2 स्तरीय, और ये कब दिए थे? 1977 में दिए थे। ठीक है, सभी चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी करने के लिए क्षमता रखता है? तो यूरेनियम 235 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235 हो जाएगा। और 235 यूरेनियम का क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है समस्थानिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे हम लोग पंचायत का, किसकी बात करेंगे? पंचायत का। और हम लोग बात करेंगे नगर पालिका का, किसकी बात करेंगे? नगर पालिका का। तो आप लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से जरूर जुड़े होंगे। तो जब पंचायत में चुनाव होता है, नगर पालिका में चुनाव होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि किस वार्ड में कौन सा है? तो वार्ड कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे पंचायती राज का गठन जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा होगा। ठीक है, और वहीं अगर नगर पालिका की बात करेंगे, नगर पालिका का जो है किसके द्वारा हुआ? तो याद रखनी है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ। इसमें जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी के सड़े गले पेड़ पौधे से उत्पन्न होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है। यूरेनियम एक प्रकार का गैस है। ठीक है, यूरेनियम एक प्रकार का ईंधन भी है। तो ये जो है याद रखनी है उत्पादित किया जाता है, ना कि ये जीवाश्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता होगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये याद रखनी है टमाटर में पाया जाता है और पथरी का कारण होता है। क्या होता है? पथरी का कारण होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो याद रखनी है जस्ता का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जस्ता का लेपन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेवेलाइजेशन। क्या बोलेंगे? ग्लेवेलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होगा? देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पर जो है एक होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग बोलते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये जो है संविधान के भाग 15 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे 324 में वर्णन की गई है। इसका गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950 को। कब होता है? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। और याद रखनी है इन्होंने जो राष्ट्रीय दल का नेता बोल सकते हैं, राष्ट्रीय दल का जो है मतलब पार्टी जो है इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी जो है कितने हैं? 6 हैं। वो कौन कौन है? एक हो जाएगा आपका बीजेपी। ठीक है, एक आपका हो जाएगा बीएसपी। ठीक है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। एक आपका हो जाएगा एनएनपी, नेशनल पीपुल पार्टी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा कांग्रेस। क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। उसके बाद अगर कांग्रेस के बाद हम लोग बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा मार्क्सवादी। क्या बोलेंगे? मार्क्सवादी पार्टी हो जाएंगे। और एक आपका अभी लेटेस्ट जो बना है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप बोलता है जिसको। ठीक है, झाड़ू छाप। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी का गठन जो है कब हुआ था? 1980 में। बीएसपी का गठन कब होता है? 1984 में। एनएनपी का गठन कब होता है? 1964 में होता है। ठीक है, कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में होता है। मार्क्सवादी का गठन जो है याद रखनी है, सॉरी एनएनपी का गठन जो है ये कब होता है? 2000 बोल सकते हैं 10 में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मार्क्सवादी का गठन 1964 में और आम आदमी पार्टी का गठन 2013 में होता है। तो इन सभी चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। कौन सा राजनीतिक दल है? तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन बीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? क्या नहीं था यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र में विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र में अगर विकास करना है तो आपको उच्च शिक्षा देना होगा। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कथन सही है, लेकिन गलत आपको चुनना है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा हम सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, शिक्षा सभी को लेना चाहिए, किसी को रुचि इसमें नहीं दिखानी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए आगे की बात करेंगे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी ने। किसने भेजा था? राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था। यहाँ पर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की याद रखनी है। और विश्वास प्रस्ताव से हटाने जाने वाले प्रधानमंत्री पहले कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपका बीपी सिंह। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1939 से लेकर 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? याद रखनी है जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्या बोलेंगे? जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, बिल्कुल ठीक था। राष्ट्र संघ का गठन, राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जो कि ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था, ना कि सेकेंड विश्व। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके जगह पर किसका किया था? यूएनओ का गठन किया था। और यूएनओ का गठन कब किया गया था? 1945 में किया गया था। और ये कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को जो है, ये याद रखनी है, ये जो है अपना रूप आया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 24 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु ये आपका हो जाएगा ईस्ट पूरब, यानी ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ दक्षिण उत्तर, और ये साउथ दक्षिण। अब देखिए यहाँ जो भारत में जो वर्षा होती है वो किधर से होती है, तो याद रखनी है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये वर्षा ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे बहती है। ठीक है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में इसी से वर्षा होती है। लेकिन ये जो है शीतकालीन में लौटती है, तो लौटती है तो ये तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु पर बारिश कराती है। तो तमिलनाडु पर जो बारिश कराती है इसको हम लोग बोलते हैं लौटते हुए मानसून। क्या बोलेंगे, लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं। और लौटते हुए मानसून को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर पूर्व मानसून। ये जो दिशा देख लीजिए उत्तर पूर्व मानसून से है, तो उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो है खरीफ फसल के लिए, क्या बोलेंगे, खरीफ फसल के लिए लाभदायक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। देखिए कोई भी वस्तु जो है, याद रखनी है, कोई भी वस्तु जो है बोल सकते थे स्थिर है, क्या है, स्थिर है, और वो एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया तो वो जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ होगा। यानी कि याद रखनी है कोई बस से रुका हुआ है और वो अचानक चलना बंद स्टार्ट कर देगा तो वो जो है व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर जाएगा। ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और इसको हम लोग जो जानते हैं, अगर बस रुका हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे विश्राम जड़त्व। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और कोई बस चल रहा था, याद रखनी है, कोई बस जो है यहाँ पर चल रहा था और अचानक ब्रेक लगा दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं गति जड़त्व। क्या बोलेंगे, गति जड़त्व बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बस सर जो है, बस का जो है मतलब कि रूप क्या गया है, कौन, घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। तो घोड़ा पर यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी कि घोड़ा रुका हुआ था, तो रुका हुआ था तो विश्राम जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यही आपका गलत हो जाएगा। 1971 में नहीं बल्कि 1961 में बना था। और उस समय भारत के बोल सकते हैं मुख्य राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और 1961 में जो है दहेज प्रथा के लिए जो है याद रखनी अधिनियम बनाया, और इसीलिए सबसे पहला जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के 108 में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, इसकी गारंटी देता है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है, ये भी देता है। श्रम का अधिकार नहीं देता है, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएंगे। ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है भारत के सभी राज्यों में नहीं है, आपको हमने कई बार बताया है। विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और उसको याद करने का ट्रिक है, आपका घर को बोलते हैं एट, और घर आपका कहां पर है, कुंभ में है। कहां पर है, कुंभ में है। तो यहां से आपका टोटल चीज बन जाएगा। ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से आपका हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। के से आपका हो जाएगा कर्नाटक, क्या बोलेंगे, कर्नाटक। यू से आपका हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और बी से आपका हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो गुजरात में नहीं है, तो गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के कारण दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। देखिए हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, आप लोग बता सकते हैं, तो हमने कई बार बताया है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को जब प्रारंभ हुआ तो ये कब समाप्त हुआ, याद रखिए एक घटना घट जाता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो एक घटना घट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं चौड़ी चौड़ा कांड। क्या बोलेंगे, चौड़ी चौड़ा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो 1920 में स्टार्ट हुआ, तो ये घोषणा तो 1919 में हुआ होगा। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में, इसका तो कुछ बात ही नहीं है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये भी काफी दूर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये भी काफी दूर है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। हमने महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी फैक्ट आपको बता चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो पाया, और कमेंट भी करनी है कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा हमारी रक्षा करती है वो कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर परत की बात कर रहा है, तो परत आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है ओजोन मंडल हो जाएंगे। ओजोन मंडल, देखिए ओजोन मंडल जो है किस ताप में मंडल में पड़ते हैं, समताप मंडल में पड़ते हैं। कहां पर, समताप मंडल में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन परत जो है, ओजोन परत के लिए जो है एक प्रोटोकॉल भी होता है, और वो प्रोटोकॉल कब होता है, 16 सितंबर 1987 को किया जाता है। अच्छा ये प्रोटोकॉल जो है कहां पर होता है, तो याद रखनी है ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, यहीं पर हुआ था। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था। देखिए ये अगर पृथ्वी है और पृथ्वी को हम लोग बोलते थे पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो जल था उसको हम लोग बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलेंगे? पेंथालासा बोलते थे। तो प्राचीन स्थल खंड जब टूटा तो याद रखनी है, एक बना गोंडवाना लैंड, क्या बोलेंगे? गोंडवाना लैंड बना, ठीक है। और एक आपका जो है याद रखनी है, एक और बना था, एक आपका उत्तर लैंड बना था कुछ करके। तो ये पेंजिया जो है एक प्रकार का पूरा जो है बना भाग था पृथ्वी का, यानी कि विशाल स्थल खंड था जो कि पहले विभाजित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। अगर बात करेंगे राजधानी जो है पुर्तगाल का कहां पर हुआ करता था, तो केरल का कोच्चिन हुआ करता था। कहां पर? केरल का कोच्चिन हुआ करता था। अच्छा, केरल का जब कोच्चिन हुआ करता था तो आपको याद है कि 1519-20 की बात है, तो ये जो है केरल से कोच्चिन की राजधानी जो है ये पुर्तगालियों ने अपना कहां पर लाया? गोवा लाया। अच्छा, उस समय जो है बोल सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो नीनो डी कुन्हा हुआ करते थे। कौन बोलेंगे? नीनो डी कुन्हा हुआ करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली जो है सबसे पहले कौन आए थे, तो वास्को डी गामा आए थे। कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 ईस्वी में। अच्छा, पुर्तगाली सबसे पहले गवर्नर बनकर कौन आया? तो याद रखनी है फ्रांसो डी अल्मीडा। क्या बोलेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बन के आए, और इसने जो है क्या किया? हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, और इस पर इन्होंने क्या बनाया? ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया। क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया। उसके बाद कौन से आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क ने क्या किया? 1510 ईस्वी में याद रखनी है गोवा को छीन लिया, और गोवा को जो है अपना अधिकार ग्रस्त कर लिया, ठीक है। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के असंबंध अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। जैविक मतलब हुआ सजीव, अजैविक मतलब हुआ निर्जीव। तो निर्जीव और सजीव को क्या बोलेंगे? परिस्थितिकी। अच्छा, परिस्थितिकी शब्द का मतलब शब्द किसने दिया? तो याद रखनी है हैकेल ने दिया। किसने दिया? हैकेल ने। एक आपका होता है याद रखनी है, यहीं से याद रखनी है, परिस्थितिकी तंत्र होता है। अच्छा, परिस्थितिकी तंत्र का जो है शब्द कंफ्यूज होता है, ये किसने दिया? तो याद रखनी है एजी टांसले ने दिया। किसने दिया? एजी टांसले ने। ये दोनों बात को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। द्वितीय महायुद्ध में अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट के दौरान कौन सा शहर ज्यादा प्रभावित हुआ? हिरोशिमा हुआ। हिरोशिमा पर याद रखनी है अमेरिका ने जो है प्रारंभ किया था, और ये कब किया था? तो याद रखनी है एक आपका जो हो जाएगा बोल सकते हैं, एक आपका 6 अगस्त 1945 को हुआ था, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को। और ये दोनों बम जो है गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर। और ये 6 अगस्त को जो गिराया गया था इसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या बोलेंगे? लिटिल बॉय पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था इसका नाम था फेटमैन। क्या बोलेंगे? फेटमैन नाम था, ठीक है। इसमें किस गैस का प्रयोग किया गया था ये भी पूछा गया है। यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। और इसमें किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ये सभी बात को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? अब देखिए यहाँ से जो है आग्नेय चट्टान निकलती है, ठीक है। आग्नेय चट्टान जो है ठंडा लावा बनता है, लावा के द्वारा इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बाद में टूटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परतदार चट्टान। परतदार चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। और अवसादी चट्टान जब बाद में विखंडन होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। तो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, बिल्कुल ठीक है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं? नहीं, परतदार चट्टान हम लोग किसको कहते हैं? अवसादी चट्टान को कहते हैं, ठीक है। यहां पर से ये आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही आपको पूछा जा रहा था। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल के बारे में जानकारी यहां पर लेनी है और गलत बताना है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसको कौन नामित करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति होती है। राज्यपाल का चुनाव संसद, चुनाव तो राज्यपाल का ही होता ही नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? अगर हम लोग बात करेंगे मानव ऑक्सीजन में रुधिर ऑक्सीजन जो है युक्त होता है, यानी ऑक्सीजन कहां पर? शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर ये होता है आपका दायां अलिंद, उसके बाद आपका होता है ये होता है दायां बायां अलिंद, ठीक है। उसके बाद ये होता है नीलय, दायां नीलय, और ये आपका होता है बायां नीलय, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है शरीर से जो है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त जाती है कहाँ पे? दायां नीलय में, दायां अलिंद में। उसके बाद जाता है दायां नीलय में, उसके बाद आपका बायां नीलय हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा। यहाँ पर जो है शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जितने भी शुद्ध रक्त होते हैं ये इसी दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? देखिए अमेरिका के संविधान से जो है कई चीज ली गई है। यहाँ पर दिया गया है आपका न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अब अगर हम लोग बात करेंगे और क्या लिया है, तो राष्ट्रपति का पद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी कहां से लिए गए हैं? तो ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन में सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। किसने क्या? लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, नियत आयतन पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कहलाती है गुप्त उष्मा। क्या कहलाई? विशिष्ट उष्मा या गुप्त उष्मा कहते हैं। और नियत आयतन है तो नियत आयतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए साकेत है, भरत भारती है, पंचवटी है, पथिक नहीं होगा। पथिक जो है याद रखनी है, ये जो है रामचंद्र की रचना है। ठीक है, यही आपका सही हो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है? कल हमने बताया था आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग जो है 18 में किया गया है। और भारत में आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो जीवन स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में है, जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में है, और कानून के समक्ष समानता ये जो है किसमें है? 14 में है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 21 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको जो हम बताते हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में कौन विस्तृत कर सकता है? ये देखिए केंद्र सूची के विषय पर जो है, यानी कि संघ सूची के विषय पर कौन कानून बना सकते हैं? संसद बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, एड्स रोगी के न्यून रक्षा किसकी संख्या में गिरावट के? ये टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टी लसी कनाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। और यहाँ पर जो है संस्कृत के 4 अध्याय जो है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के लिए अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय, यहाँ पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर, तो ये 226 हो जाएगा। हमने बताया था जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं 226 आर्टिकल के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा। ये दोनों बातों को एकदम ध्यान दीजिएगा। यहां पर हाई कोर्ट पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? पीएन भगवती। ये आपका बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार भी पूछा गया था। पीएन भगवती ने जो है जनहित याचिका दायर किया था। ये याद रखनी है, ये कब की घटना है? 1980 की घटना है। जनहित याचिका क्या होता है कि मान के चलिए कि 2 व्यक्ति के बीच जो है लड़ाई हुआ। क्या बोलेंगे? 2 व्यक्ति के बीच जो है लड़ाई हुआ। एक व्यक्ति इसमें क्या था? कमजोर था। क्या था? कमजोर था। कमजोर वाला व्यक्ति जो है न्यायालय नहीं जा पाया, तो एक तीसरा व्यक्ति इसके झगड़े को देखता है और तीसरा व्यक्ति इसके केस को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जो है भारत कितने में बोला गया? अनुच्छेद 61 में। अब देखिए पहला ऑप्शन है, इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति पर जो है क्षमादान की प्रक्रिया जो है, इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेगा तभी इस पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी की तरफ आइएगा, तो राष्ट्रपति पुनः परमाणुओं का परीक्षण कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, अगर राष्ट्रपति को क्षमादान की प्रक्रिया देना चाहता है तो वो जो है एक बार परमाणु को पढ़ सकता है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। दया के लिए याचिका कर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। यही गलत हो जाएगा, मौखिक सुनवाई नहीं होगा बल्कि लिखित सुनवाई होगा। मान के चलिए कि आपको किसी व्यक्ति को फांसी दिया गया, मान के चलिए किसी पुरुष को जो है फांसी दिया गया है और राष्ट्रपति इसको क्षमादान कर दिया, और ये जाकर वहां पर बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, राष्ट्रपति का पैर ही पकड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। यानी मुंह से नहीं बोल सकते, यानी मौखिक नहीं बोल सकते, आप लोग लिखित दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर बोला गया मौखिक, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? इसका गठन हुआ था 1961 में, और ये बेलग्रेड 1961 में हुआ था। अब थोड़ी सी बात को हम लोग समझते हैं। बात था, याद रखनी है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याद रखनी है अमेरिका। अमेरिका में कौन सा था? याद रखनी है, अमेरिका में जो अपनाया गया था पूंजीवादी अपनाया गया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। और यहीं पर था क्या? रूस। रूस में जो है क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। तो अमेरिका भारत को बोलता था, जब भारत आजाद हुआ था, भारत को बोला कि हमारे तरफ मिल जाओ अमेरिका ने, और रूस ने बोला कि हमारे तरफ मिल जाओ। लेकिन भारत जो है सोच समझकर जो है इन्होंने क्या किया? दोनों तरफ रहा। क्या बोलेंगे? दोनों तरफ रहा, कुछ समाजवादी भी रहा, कुछ जो है पूंजीवादी भी रहा, और इसका नाम दिया नाम। क्या बोलेंगे? NAM नाम, जिसका गठन 1961 में किया गया, और इसी का हिंदी होता है गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की बात करेंगे 1961 में पहली बार दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये दहेज निरोधक विधेयक बुलाया गया था और ये कब बुलाया था? 1961 में। और ये बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? 108 में। अच्छा, इसको बुलाता कौन है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बुलाता है इसको याद रखनी है राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मित भिद व्यवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? ये ब्रायोफेटा और टेरिडोफेटा हो जाएंगे। ब्रायोफेटा को हम लोग याद रखनी है पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। उभयचर किसको बोला जाता है? तो याद रखनी है जो कुछ जीव पानी में भी रही और स्थल में रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो है याद रखनी है। हमने कल भी बताया था कि बल एवं प्रतिबल जो है गति के तीसरे नियम के अनुसार बोल सकते हैं कि विपरीत वस्तु पर लगेगा, यानी कि अलग अलग वस्तु पर लगेगा और अलग अलग दिशा में भी लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, जहांगीर ने जो है जहांगीरनामा लिखा था और ये किसने लिखा था? याद रखनी है ये जो है खुद अपने से लिखे थे। हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब का नाम क्या था? तो याद रखनी है आलमगीर नाम था। क्या था? बचपन का नाम था आलमगीर। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ये हाइड्रोजन नाभिक जो है हीलियम में जाकर मिल जाते हैं और ये किसका निर्माण करते हैं? नाभिकीय संलयन का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है, आंतरिक मूल्य का अर्थ है कि मुद्रा का जो है आपके पास शक्ति है, आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। तो मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1950 में हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी के जगह पर अभी किसका निर्माण रखा है? नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष इनका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है पीएम होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और इसका उपाध्यक्ष आपको पूछ सकता है तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? याद रखनी है उपाध्यक्ष अगर बात करेगा सुमन के बेरी हो जाएंगे। सुमन के बेरी हो जाएंगे। और इसका एक सीईओ पूछा जाता है, सीईओ कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है बी आर सुब्रमण्यम। क्या बोलेंगे? बी आर सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भों में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए अमीनो अम्ल जो है किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। स्टार्च जो है कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। शर्करा भी कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये दोनों जो है मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग है? मोनोसेक्राइड है। क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑप्शन देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको, देख लीजिए उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। नहीं अगर पूछेगा तब तो सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? रोगाणुओं का विनाश करना, शरीर में जो रोग होते हैं जीवाणुओं को मारना। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करना किसका कार्य है? आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल का कार्य है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन और डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? अगर बात करेंगे तो ये किससे होती है? तो ये बसा से नहीं होते हैं, प्रोटीन और लिपिड, फास्फोलिपिड जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एवं सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडोसाइटोसिस। देखिए इंडो का मतलब होता है बाहर, क्या होता है? बाहर। मीजो का मतलब होता है मध्य। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो का संबंध तो बाहर वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए बाह्य पर्यावरण में अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आप लोग एकदम शब्द से पकड़िए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा महसूस होता है, ये दर्द कौन सा है? तो मेथोनाइक अम्ल है। क्या हो जाएगा? मेथोनाइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंतरोष्मी यानी कि इंडोमर्टिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की उपयुक्त होती है? एटीपी। एटीपी जो है याद रखनी है एटीपी के रूप में कार्य करता है ईंधन के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे के बारे में बात करेंगे। मौनम मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए अनुपूरक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? नहीं, ये हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क का कार्य है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है, उल्टा दिया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता स्तर में जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो हमने कल बताया था एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% का जो है ह्रास होता है, और ये किसने दिया था? लिंडेमॉन ने। कल अगर आप पूला सेट देखे होंगे तो यहाँ पर हमने बताया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? कोई भी कोण है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित होती है तो सभी एक ही तल पर होते हैं, तो एक ही तल पर हो गया, तो नियम को बोल सकते हैं प्रकाश का। जैसे ही ये हो गया, प्रकाश का परावर्तन का नियम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, योग महोत्सव 2050 का आयोजन कहां पर होगा? नासिक, महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या था? सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार का योजना 2025 हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य बारे साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए ई0 पहल शुरू किया? गृह मंत्रालय ने। किसने किया? गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? ये लद्दाख करेगा। कौन करेगा? लद्दाख करेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो धोलेरा। कौन कर जा रहा है? धोलेरा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, यही भारत नेट का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, नोमडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रति वर्ष भारत भर में हिंदी प्रतिज्ञा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भूषण रामकृष्ण गवई को किया गया। 52वां यह है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन कब हुआ है? 1943 में। ये कल भी हमने बताया था, और किसने किया है? तो याद रखनी है, जयप्रकाश नारायण ने। कहां पर किया है? नेपाल में किया है। ये कब हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो गठन किया है, फूलन चंद्र प्रसाद और बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश का है, ये फर्स्ट एड हो जाएगा, जिसने भी बनाया होगा उसका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये नाउन हो जाएगा, टाइम इज मनी, टाइम क्या है? नाउन है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये कॉमन जेंडर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉमन जेंडर हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित हुआ? देखिए बिहार के भीतर आयोजित कौन हुआ था? प्रथम हुआ था। ये प्रथम कहां पर हुआ था? तो याद रखनी है, ये हुआ था राजगिरी में। राजगीर में हुआ था। दूसरा आपका कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा आपका कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, बौद्ध संगति। ठीक है, और चौथा आपका कहां पर हुआ था? कश्मीर में। तो तीसरा तो बिहार में हुआ था, 1 2 3 जो है कहां पर हुआ था? बिहार में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? ये चीनी उद्योग हो जाएगा। याद रखनी है, सबसे प्रमुख पूछेगा चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, मखाना उद्योग नहीं होगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया को और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थलों में सूची में शामिल किया गया है? ये 2002 में क्या है? कब क्या है? 2002 में क्या है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी एल बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है? ये जो गोला वाला भाग होता है इसी को बोलते हैं आधार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 616। तो 22/7 गुना आर स्क्वायर निकालना है आपको, और बराबर कितना है? 616। तो इसको जो है कटाइए, देखिए ये कट रहा है 22 से, अगर ये कट जाएगा तो बोल सकते हैं 22 से ये अगर कटना चाहिए, देखिए 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 11 5 55, 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 28 बार में। अगर हम लोग आज स्क्वायर बराबर देखेंगे तो 28 गुना 7 कितना हो जाएगा? ये 7 8 56 और 7 दूनी 14 और एक 14 5 19 हो जाएगा, 196। तो आर स्क्वायर अगर रूट अंडर जाएगा इस पे तो ये हो जाएगा 14। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया? 14। अब पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो बैठा दीजिए 22/7 गुना आपका कितना हो जाएगा? 22/7 गुना आर कितना है? तो 14 निकला है। और एल कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 और 22 चौक 88 हो जाएगा, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए
देखिए इसको जो है बनाने का नियम है तो याद रखनी है। इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बोल सकते हैं, जैसे इसका जो फार्मूला होता है आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो दिया रहे, ठीक है। मान के चलिए अगर ए करके दिया है, ए करके दिया है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गुना हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पर इसका फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, याद रखनी है। ये 4a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, और रूट अंडर प्लस बाहर हो जाएगा +1, और बटे हो जाएगा 2। इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4a, तो यहाँ पर कितना a का मान रख देंगे 13, 13 चौकी हो जाएगा 52 -3, और बराबर +1 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो 52 में 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 52 में अगर 3 गया तो ये बोल सकते हैं कितना हो गया 49, 49 हो गया, और +1 हो गया √49, और बटे 1 बटे 2, तो √49 का मान कितना है 7, 7 + 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 8 बटे 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ये फार्मूला को एकदम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस देना है, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस देना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, कुल डाले में गए वोटों का 10% वोट जो अवैध हो गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को बोध मेट का 54% मिला, तो 1620 वोट से जीत गया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मान चलते एक्स मान लेते हैं हम लोग, 10% नहीं दिया, दिया कितना 90/100 दिया। उसके बाद जो है 10% फिर जो है अवैध हो गया, तो बचा कितना 90 बचा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ 54 बचना चाहिए, तो 100 में जो है 54 बचना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर बचा कितना, तो याद रखिए 54% वोट हुआ, तो एक को कितना मिला 46, तो ये कितना है 8%, तो 8% को वोट मिला, और बराबर कितना वोट से जीत गया 1620 से। इसको जब कटाइएगा तो ये आपका 25,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य जो है 5500 है, 5500 लिख दीजिए। उसमें जो है क्रमिक छूट दिया है 3 क्रमिक छूट, एक 40%, 30%, 20%। 40% छूट देगा तो बचेगा कितना 60%। उसके बाद जो है 30% दे देगा तो बचेगा कितना 70%। उसके बाद 20% छूट दे देगा तो बचेगा कितना 100%, 80%। तब देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 11 बार में, 11 छक 66, और 66 गुना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 कीजिएगा तो 1848 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल से 60%, 7% को हम लोग 60/100 अगर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6 2 पंचे 10, यानी कि 5 से 3, 5 से 3 तो 2 का अंतर है, और प्रश्न में आपका 36 मिनट का अंतर है, तो ये 36 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल सकते हैं 18। लेकिन यहाँ पर निश्चित दूरी दिया गया है तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी 3:5 हो जाएगा समय का रेशियो, तो एक का वैल्यू 18, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54, 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक संयोजित होता है, पहले पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष पर 10% और अगले तीसरे वर्षों पर 50, कुछ नहीं करना है, 10% है तो 10 से 11 होगा, 2 बार होगा, 10 से 11, तीसरा बार है कितना 50%, तो 2 से 3 हो जाएगा, तो इसका जो है 10 गुना 10 ढंग 100 गुना 2 200 हो जाएगा, और 11 गुना 121, 121 गुना कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दिया गया है कितना 1000, 2000 का वैल्यू दिया गया है 1000, तो यहाँ पर से इसको अगर वैल्यू बंद करेंगे तो ये कितना का अधिक है 163, तो 163 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 815 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ए बी का मान दिया है, ये रख दीजिए, 6 + 24 हो जाएगा, रूट अंडर प्लस हो जाएगा ए बी, यानी 24 गुना 6, तो ये देखिए 24 36 हो गया, इसका हो जाएगा 144 का 12 हो जाएगा, 30 12 कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, तो ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये राइट आंसर इसका देख लीजिएगा कितना आया, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, सेक बी और tan भी बराबर आ रहे थे, आप लोग जान सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इंटू लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस tan थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a + b इंटू a माइनस बी। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेक थीटा और प्लस tan थीटा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर देखिए 1/, कर देना है तो सिर्फ r का वैल्यू आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसको जो है सबसे पहले कम वाला को लिखे 0 0, ये 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 है, 1 2 और कितना है 1 2 ही है, ठीक है। उसके बाद 2 को 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है 2 देख लीजिए कहाँ का है, 2 आपका 1 ही है, तो 2 एक बार लिख दिए। उसके बाद 3 देखिए 1 2 3, तो 1 2 3। उसके बाद देखिए 4 कितना है 1 2 है, 2 है 4, तो 2 बार 4 लिख दिए, 2 बार 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 एक यहाँ पर है, उसके बाद 5 यहाँ पर है, तो 2 बार 5 है, तो 2 बार 5 को लिख दिए। उसके बाद 1 बार 6 है, उसके बाद जो है 6 एक ही बार है, तो 6 एक ही बार लिख दिए। 7 एक बार यहाँ पर है, 7 एक बार यहाँ पर है, 2 बार
2 बार 7 है, 2 बार 7 को लिख दीजिए। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो एकदम 7 का होगा, तो 1 काटिए, 2 काटिए, 3 काटिए, 4 काटिए, 5 काटिए, 6 काटिए, 7 काटिए। इधर से भी 7 को काटिए, 1 2 3 4 5 6 7। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बीच में आएगा वो मत दिखा होगा। अगर 2 गो आएगा तो 2 को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, तो वही आपका मन दिखा आ जाएगा। तो हमने 100 क्वेश्चन करवा दिया। आपको कमेंट करनी है कि आपने इसमें कितना नंबर ला पाया, कितना नंबर आपका सही हुआ, कितना नंबर गलत हुआ, ये सभी को कमेंट करना, ठीक है। तो धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, काफी मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।